नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। दोस्तों, देश के आर्थिक बदलाव के लिए उठाए गए मजबूत कदम को 24 जुलाई को 30 साल पूरे हो गए। 1991 में स्वर्ण भंडार गिरवी रखने की हद तक खस्ता हाल अर्थव्यवस्था हो चुकी थी। देश के पास मात्र 20 दिनों का आयात बिल चुकाने भर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। संकट की इस घड़ी में सोना एक बार फिर सोना साबित हुआ। देश ने मात्र 40 करोड़ डॉलर के एवज में 47,000 किलो यानी 47 टन सोना गिरवी रख दिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 1991 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में लाइसेंसी राज को लगभग खत्म कर दिया। कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव से घरेलू अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। इसी की बदौलत मजबूत भारत की नींव पड़ी और आज हम 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का सपना देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि उदारीकरण के बाद देश में कौन से महत्वपूर्ण 4 बदलाव हुए। 80 के दशक तक देश में इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, MRTP अधिनियम और समाजवादी आर्थिक मॉडल में उत्पादन की सांस घुटी रहती थी। उत्पादन का बाजार की मांग से कोई सरोकार नहीं था। सरकार तय करती थी कि किस उद्योग में कितना उत्पादन किया जाएगा। सीमेंट से लेकर स्कूटर उत्पादन तक हर क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण था। जिन लोगों ने 80 के दशक तक मकान बनवाने के लिए सीमेंट खरीदे हों या नया स्कूटर लेने के लिए जतन किया होगा, उन्हें मालूम होगा कि यह कितना मुश्किल था, कितनी भाग दौड़ करनी होती थी। इनकी खरीद के लिए आवेदन लिखकर न केवल इंस्पेक्टर से मंजूरी लेनी होती थी, बल्कि वेटिंग सूची में लगना होता था। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी अतिरिक्त चीनी के लिए विशेष मंजूरी लेनी होती थी। लाइसेंस लेने के लिए लगाने होते थे न जाने कितने चक्कर। तब जमीन अधिग्रहण और संयंत्र लगाने के लिए उद्योगपति को सैकड़ों लाइसेंस लेने होते थे। इस पर लेबर कानून की दिक्कतें थी। कामगारों की यूनियनें खासी मजबूत थी। कारोबारी इससे मुश्किल में रहते थे। कुल मिलाकर ऐसा माहौल था कि उद्योग पनपते ही नहीं थे, हड़तालें होती रहती थीं। जो थे उनमें से ज़्यादा केवल सरकारी थे, उनमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थे। तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश में लाइसेंस राज लगभग खत्म कर दिया। इससे किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन होगा और उसकी कितनी कीमत होगी, इन सब का फैसला बाजार पर छोड़ दिया गया। सरकार ने करीब 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दी थी। सरकार के इस कदम से भारतीय उद्योग को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंपटीशन के द्वार खोल दिए, जिससे अगले 1 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ी। लाइसेंस राज खत्म होने पर कारों की बिक्री कई गुना बढ़ी। अगर देश में कार प्रोडक्शन के आंकड़ा देखें तो 91-92 में केवल 2 कारों की बिक्री हुई थी। यह मार्च 1995 में बढ़कर 3.12 लाख हुई। फिर 2003-04 में बिक्री 10 लाख के पार पहुंच गई, जो 2021 में 1,52,71,519 कारों की बिक्री तक पहुंच गई। 1991 में पेश इस केंद्रीय बजट के साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के लिए LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लेकर आई थी। आर्थिक सुधारों के लिए उठाए कदम से आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा है। रहन सहन के साथ उनके खर्च और आमदनी दोनों पर भी सीधा असर पड़ा है। आइए देखते हैं आर्थिक उदारीकरण के 30 साल बीत जाने पर ऐसी कौन 4 चीज़ें हैं जो बताती है कि पुराने और नए भारत के बीच क्या अंतर है। तब भारत में एक ही टीवी चैनल था। 1991 से पहले का भारत कैसा रहा होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त देश में महज एक टीवी चैनल दूरदर्शन हुआ करता था। आज की युवा पीढ़ी को लगातार चैनल बदलने की आदत है।
बचपन से ही उन्होंने रिमोट के जरिए टीवी चैनलों को बदलना सीखा है। 1991 तक भारत में महज एक टीवी चैनल मौजूद था, वो भी सरकारी चैनल दूरदर्शन। यानी 30 सालों में एक टीवी चैनल से सफ़र 800 चैनलों तक पहुंच चुका है। सूचना और मनोरंजन की ये क्रांति 1991 के आर्थिक उदारवाद की ही देन है। निजी बैंकों की शुरुआत। आज के दौर में HDFC, ICICI या फिर एक्सिस बैंक समेत कई प्राइवेटाइज बैंक हैं। 30 साल पहले ये बैंक भारत में मौजूद नहीं थे। उस दौर में सरकारी नियंत्रण वाले बैंक ही होते थे। उदारीकरण की नीति लागू करने के बाद देश का बैंकिंग सेक्टर खुला। इसका नतीजा है कि अभी भारत के 22 प्राइवेट बैंक हैं, जबकि 27 नेशनलाइज्ड बैंक। हालांकि ज़्यादातर बैंक जो अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उनका विलय बड़े बैंकों में किया जा रहा है। दूरसंचार क्रांति। वैसे भारत में दूरसंचार की क्रांति 1991 में शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सच यह है कि इसने 1991 के बाद अपनी रफ्तार तेज की। नई आर्थिक नीतियों के साथ ही भारत में टेलीकॉम सेक्टर के उपकरणों के उत्पादन की शुरुआत हुई। 1992 में इसकी कई सेवाओं को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर ने इस क्षेत्र में निवेश किया और देश भर में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। भारत के बाजार में विदेशी कंपनियां भी आने लगी। हवाई सेवाओं का विस्तार। उस समय एक ही घरेलू एयरलाइन सेवा थी। 1991 की उदारवादी नीतियों के लागू होने से नागरिक उड्डयन का क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ। भारतीय बाजार में अचानक से निजी विमानन कंपनियों की बाढ़ आ गई, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये विमान कंपनियां खस्ताहाल स्थिति में भी पहुंच गईं। एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के तहत एक समय में भारतीय हवाई क्षेत्र में केवल इंडियन एयरलाइंस सेवा का ही दबदबा था। 1991 की आर्थिक नीतियों के बाद सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को भी प्राइवेट प्लेयरों के लिए खोलने का फैसला लिया। एयर कॉरपोरेशन एक्ट में 1994 में संशोधन किया गया और घरेलू विमान सेवा में प्राइवेट प्लेयरों की अनुमति दी गई। जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस शुरुआती भारतीय निजी कंपनियां थीं। हालांकि अब ये दोनों ही कंपनियां भारतीय विमानन क्षेत्र से बाहर हैं और वापस आ गया बंधक रखा हुआ सोना। उदारीकरण के इस बजट ने देश का आर्थिक माहौल बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले कामयाबी तो 1991 में ही दिसंबर के महीने में मिली, जब सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना फिर से खरीदकर RBI को सौंप दिया। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।